नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सीटेट 2020 की नई एग्जाम डेट बहुत ही जल्द जारी होने वाली है और इसी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए सीटेट 230 सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही रामबाण होने वाला है। अगर आप इन 30 प्रश्नों का सही जवाब अगर आप दे लेते हैं तो आइए, हमारी गारंटी है कि आप सीटेट में 120+ मार्क्स स्कोर करके बहुत आसानी से आएंगे। और अगर आप नहीं कर पाते तो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक आपको लेके जाने की आवश्यकता है। और ये वो 30 क्वेश्चन है जो आपकी ना सिर्फ सीटेट बल्कि यूपी टेट, स्टेट टेट, केवीएस, DSSB, सुपर टेट कहीं भी आप देंगे, हमारे इस सुपर 30 सेशन के जो जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसके अंदर में सारे क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हुए नजर आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुआ करती है तो वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वो कहलाती है सीखने का पठार कहलाया करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र ये डायरेक्ट ये भी बनता हुआ क्वेश्चन है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब मानसिक आयु क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मानसिक आयु का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य करना, और वास्तविक आयु का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति जिसका आप IQ लेवल निकाल रहे हो उसकी एक्चुअल एज या वास्तविक एज क्या है, ये होती है हमारी वास्तविक आयु। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कहता है सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों, सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया है और ये डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी दोस्तों ये पूछा जाता है एग्जाम में कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो दोस्तों, थॉर्नडाइक आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो दोस्तों, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक बिल्ली पे किया था, ठीक है। और बिल्ली, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये दिखाया था कि जो बिल्ली है वो बार बार क्या करती है, प्रयास करती है मछली का, और प्रयास करते करते एट द एंड मछली के टुकड़े को पा लिया करती है। और इसी को ही दोस्तों अधिगम के प्रयास और सिद्धांत में क्या होता है, यही चीज़ बताया गया है कि व्यक्ति बार बार कोई गलती करता है लेकिन बार बार गलती करके बार बार प्रयास भी करता है और एक समय ऐसा आता है कि अपने प्रयासों में सफल हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहता है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो दोस्तों, कितने जोड़े हुआ करते हैं? तो जोड़ों की संख्या दोस्तों होती है आपकी 23 जोड़े। मतलब दोस्तों ये है कि मानव का जो कोश है, मानव कोश में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र हुआ करते हैं और जो पेयर्स में रहा करते हैं, और पेयर्स में होकर के 23 की संख्या में रहते हैं। अगर इसीलिए जोड़े में पूछे जाए तो 23 और टोटल पूछा जाए तो 46, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन ये भी है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों स्किनर साहब ने दिया है। BF, और ये जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत दिया है दोस्तों, इसका जो BF स्किनर ने, इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया था? एक चूहे पे किया था। और इस जो चूहे को जिस बॉक्स पे डाल करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम लोग स्किनर बॉक्स बोलते हैं। ये आपके सुपर टेट का बना हुआ क्वेश्चन है कि BF स्किनर ने जिस बॉक्स में चूहे का एक्सपेरिमेंट किया था उस बॉक्स का नाम क्या है? तो उस बॉक्स का नाम क्या है दोस्तों? स्किनर बॉक्स बोला करते हैं। तो मतलब ये जो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दोस्तों ने बताया, इसके अंदर वो ये बताना चाहते थे कि स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए और उसे छोटे छोटे खंडों में बांटने के लिए उन्होंने जोर दिया है, ताकि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो और जल्दी हो सके और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कहता है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर की बात कर रहा है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर संबंधित दोस्तों अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक कोहलर है ये अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। किसको प्रतिपादित किया है? अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का सिद्धांत मतलब अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो उस हिसाब से दोस्तों क्या हुआ, ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, ये
चौथा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोहलर ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो कोहलर ने चिंपैंजी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बने हुए क्वेश्चन है, सभी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रॉपर्ली नोट करते हुए चलिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डायरेक्ट बनता हुआ ये भी क्वेश्चन है, इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है? आरबी कैटल है। कौन है? आरबी कैटल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाएगा या फिर किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया जाता है। और क्या है, देखिए दोस्तों कि एलेक्स एफ ऑसबर्न थे एक, ठीक है ना, और उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था? सृजनात्मक समस्या समाधान। तो अपनी उस पुस्तक में शिक्षण के लिए दोस्तों उन्होंने मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार के लिए किया, और उन्होंने यह विधि किसी व्यक्ति के अनोखे विचार या समस्या समाधान के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस चीज़ को भी उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया। फिर से बता दे रहा हूँ, पुस्तक का नाम क्या है? सृजनात्मकता या सृजनात्मक समस्या समाधान। किसने लिखी थी ये चीज़? क्यों है? एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। किसने? एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। ठीक है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोलमैन क्या किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। दोस्तों ये जो डैनियल गोलमैन है, इन्होंने क्या किया? संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। एग्जाम में बना हुआ ये भी क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों ये दिया है डैनियल गोलमैन ने दिया। किसने दिया है? डैनियल गोलमैन ने। और गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है? ईआई का मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में क्या किया? प्रचलित कर दिया करते हैं ये। ठीक है दोस्तों, और स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को देखो, बात हम एक चीज़ समझो आपको कि अगर संवेगात्मक बुद्धि की बात हुई है तो संवेगात्मक बुद्धि का मतलब होता है क्या चीज़ है? ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि का मतलब ये होता है कि अपनी खुद की और दूसरों की जो भावनाएं हैं या फिर जो इमोशंस हैं उसको समझने की क्षमता, उसको व्यक्त करने की जो क्षमता होती है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की जो क्षमता हुआ करती है। ठीक है ना, इसी योग्यता को हम क्या बोलते हैं? संवेगात्मक बुद्धि बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? संवेगात्मक बुद्धि बोला करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? कौन सा भिन्न पूछा गया है? तो दोस्तों पहला क्या है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत। ठीक। समान अवयवों का सिद्धांत। ठीक, मतलब ये एक हो गया, ये भी एक जैसा हो गया। देन हमारा नेक्स्ट है कि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, ये तो बिल्कुल अलग है। चौथा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये भी सेम है। तो मतलब क्या है जो भिन्न है दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत आपका भिन्न है। और ये जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत होता है दोस्तों, ये एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत हुआ करता है। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? क्लार्क हॉल ने दिया था। किसने दिया था? क्लार्क हॉल ने दिया था। और कब दिया था दोस्तों? तो ये पूछा जाता है कब दिया था, तो 1943 में उन्होंने दिया था। और इसके अलावा जो बाकी जो तीन हैं, मतलब तीसरा छोड़ के पहला, दूसरा, चौथा, ये किससे संबंधित है आपके? ये तीनों अधिगम यानी कि लर्निंग से संबंधित है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है। तो दोस्तों न्यूनतम स्तर क्या है? ये हमको बोलने का काम किसने दिया था? समझो बात को, जो न्यूनतम स्तर है वो ज्ञान है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा बात को। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? आपका ज्ञान है। क्योंकि ब्लूम ने क्या किया था? संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में बांटा था। अब वो 6 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है आपका ज्ञान, दूसरा क्या है आपका? अवबोध, तीसरा क्या है? अनुप्रयोग, चौथा क्या है दोस्तों? आपका विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, और अंतिम छठवां क्या है दोस्तों? मूल्यांकन है। और इस मूल्यांकन में क्या दोस्तों? जो ज्ञान है, ज्ञान आपके न्यूनतम स्तर पे आया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, ठीक है, वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है या उदाहरण होगा? मतलब बात को समझिएगा दोस्तों कि आप क्या है साइकिल चलाना सीख रहे थे। साइकिल जब आप चला रहे थे तो आपने उसकी हैंडल को कंट्रोल करना सीखा,
उसको चढ़ना सीखा, उसको पैर उठा करके कंट्रोल करना सीखा, चलते हुए कंट्रोल करना सीखा। अब वहीं पे बाइक पे जब आप आए तो सेम काम है, जैसे आप साइकिल में जो चीज़ें सीखी वही सारी चीज़ें आपने बाइक में भी सीखी। मतलब लेवल एक ही था, एक ही लेवल पे आप दूसरी चीज़ सीख रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि बाइक में क्या है, साइकिल में आप पैडल मार रहे थे, बाइक में आपको एक्सीलरेटर और गियर लगाना आपको समझना होता है। बाकी सब कुछ साइकिल के ही जैसे था। तो मतलब क्या हुआ, आप एक लेवल के ऊपर गए, ठीक है, बात समझिएगा, एक लेवल के ऊपर गए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो है ये ऊर्ध्व अधिगम का आंतरण हुआ करता है। क्या होता है, ऊर्ध्व अधिगम का आंतरण हुआ करता है। मतलब ये होता है कि जो ऊर्ध्व अधिगम का जो आंतरण का ये क्या है, उदाहरण है जो ये जो ऊर्ध्व अधिगम है दोस्तों, ये सीखने की समानांतर स्तर से उसी स्तर तक एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। फिर समझिएगा, एक समानांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया हुआ करती है। मतलब क्या है कि आप जिस स्तर में थे उसी स्तर में फिर से हैं, उसी के पैरेलल में ही आप क्या हो रहे हैं, बस थोड़ा सा उसी पैरेलल में उसी लेवल पे एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा एडवांसमेंट आप ले रहे हैं। तो वही क्या हुआ कि साइकिल चलाते चलाते आप बाइक चलाना शुरू कर दिए। यही है आपका उदाहरण, किसका, ऊर्ध्व अधिगम आंतरण का उदाहरण है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो दोस्तों ये विद्यालय का असहयोग, ये विद्यालय का असहयोग क्या है, विद्यालय के अधिगम के पठार का कारण नहीं हुआ करता है। क्योंकि सीखने की अगर बात करें, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, और सीखने की बात करें तो सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जब सीखना यानी कि लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो गई, तो जब लर्निंग स्टॉप हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीखने का पठार। क्या बोलते हैं, सीखने का पठार बोला करते हैं, वही अधिगम का पठार बोलते हैं। और अधिगम के पठार के लिए हम लोग 4 कारणों को जाना करते हैं। 4 कारण कौन कौन से हैं, पहला ज्ञान में सीमा, ठीक है, ज्ञान और परिणाम सीमा जो आपका यहाँ पे दिख गया, ठीक है ना। दूसरा है आपका उत्साह या प्रेरणा की सीमा, बिल्कुल देखो ज्ञान की सीमा ये दिख गई, दूसरा आपको उत्साह या प्रेरणा की सीमा ये दिख गई। तीसरा क्या है दोस्तों, शारीरिक क्रिया की सीमा यानी कि शारीरिक सीमा भी हो गई। चौथा होता है कार्य की जटिलता हुआ करती है, लेकिन कार्य का जटिलता यहाँ पे ना दे करके क्या दिया है, विद्यालय का असहयोग। तो सबसे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये क्या है, ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ये कथन जो आपका दिया गया है, ये कथन आपको दिया है गेट्स और अन्य ने दिया है। किसने दिया है, गेट्स और अन्य दिया है। मतलब क्या है दोस्तों कि अधिगम की बात करें तो अधिगम का मतलब भी होता है लर्निंग, और मतलब सीखना हुआ करता है। और ये ऐसी प्रक्रिया हुआ करती है दोस्तों जो आपके साथ लाइफ टाइम तक चलती है। लर्निंग आपका क्या होता है, लर्निंग आप लाइफ टाइम चलते हैं, कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं। और ये क्या होता है, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, नए नए ज्ञानों को, और उस ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन को लाया करते हैं। और जब हमें ज्ञान होगा तो ज्ञान से हमें अनुभव होगा, अनुभव होगा तो अनुभव से हम प्रशिक्षण लेंगे, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यवहार में हमारे परिवर्तन आ जाता है। और इस कथन को किसने दिया है, गेट्स और अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो हो जाता है वो सही हो जाया करता है। बहुत खिचड़ी हो गई, फिर से मार दे रहा हूँ, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही जवाब है। देन 15th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। कौन, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन किया करता है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, ये आपके बुद्धि का मापन किया करता है। किसका, बुद्धि का मापन करता है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो ये क्लासिफिकेशन है किसने किया है। तो दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन किसने किया है, आपके ये जुंग ने किया है। किसने दिया है, जुंग ने किया है। जो अगर कभी कभी मतलब इनका पूरा नाम अगर हम जाने तो इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, कार्ल जुंग है, KARL, कार्ल जुंग है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले कार्ल जुंग किस देश के रहने वाले हैं। तो वो दोस्तों रहने वाले हैं आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया था, व्यक्ति का विभाजन किया था, और 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। और 3 भागों कौन कौन थे, पहला आपका था अंतर्मुखी, दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा आपका था बहिर्मुखी, और तीसरा था दोस्तों आपका उभयमुखी। क्या था, उभयमुखी।
देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अगर हम देखें तो उनमें से जो प्रमुख कारक है वो सामाजिक परिवेश के तत्व हुआ करते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक परिवेश के तत्व हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? क्या है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द्रुतगामी विकास का नियम। कौन सा नियम? द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद थोड़ा जाने कि जो शारीरिक विकास हुआ करता है दोस्तों, ये आपका शारीरिक विकास हमें एक सतत विकास हुआ करता है। ये जो शारीरिक विकास होता है कभी क्या हो जाता है, कभी हम लोग बोल सकते हैं कभी धीमे हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। द्रुत मतलब ही क्या होता है? द्रुत का मतलब ही हो जाता है तेज हो जाना। इसको हम लोग द्रुतगामी बोलते हैं। ये कभी धीमा होगा, कभी तेज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? ये होता रहेगा। जो द्रुतगामी विकास है ये शारीरिक विकास के प्रमुख नियम में से एक हुआ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं है तो क्या है? सबको हम लोग देखना शुरू करते हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्त का सिद्धांत, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं है सिद्धांत। दूसरा देखते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, बिल्कुल ये तो है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है ये भी। समान प्रतिमान का सिद्धांत, बिल्कुल ये भी है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों है। तो दोस्तों इस हिसाब से अब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इस विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसने दिया है? तो ये भी डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये कथन दिया गया है गेसेल के द्वारा। किसने दिया है दोस्तों? गेसेल ने दिया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो ये भी डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है क्योंकि जो मूल प्रवृत्तियां है इसका वर्गीकृत दोस्तों मैकडूगल ने किया है। किसने किया है? मैकडूगल ने किया है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मैकडूगल किस देश के रहने वाले थे? तो दोस्तों मैकडूगल आपके अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने क्या किया? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। कितने? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। अगर उनमें से हम कुछ प्रमुख मूल प्रवृत्तियों के बारे में अगर हम जाने तो वो कौन कौन से होते हैं? वो है आपका भय यानी कि डर यानी कि फ्राइटेंड, ठीक है ना। दूसरा आता है प्रेम यानी कि लव। तीसरा ईर्ष्या यानी जीलस। चौथा हेट यानी घृणा। और पांचवा है कामुकता यानी सेक्सुअलिटी की जो इमोशन फीलिंग्स हुआ करते हैं वो कामुकता। तो ये क्या है? ये कुछ प्रमुख रूप से प्रवृत्तियां हुआ करती है मनुष्यों की, लेकिन है टोटल 14। अब हम जानते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है तो ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन है किसका द्वारा? डायरेक्ट बना हुआ क्वेश्चन है, रॉस का कथन है। किसका कथन है? रॉस का कथन है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का है मनुष्य नियमों में शामिल नहीं होता है? फिर समझिएगा, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं होता है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा ध्यानपूर्वक। तो 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, क्योंकि सीखने का जो मुख्य नियम है उसमें आपका तत्परता का नियम भी आता है, अभ्यास के नियम भी आता है, प्रभाव का भी नियम आता है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम नहीं आता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाता है। और ये जो बहु अनुक्रिया का नियम है दोस्तों, ये क्या करता है? ये बहु अनुक्रिया का नियम ये आपके सीखने के नियम में नहीं है। ये किसमें है? ये है आपके सीखने के, ये थॉर्नडाइक ने जो अधिगम संबंधी सहायक नियम दिए हैं। कौन से नियम? जो थॉर्नडाइक ने अधिगम संबंधी सहायक नियम दिए हैं उसमें आया करता है। ठीक है दोस्तों। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आप आसानी से कर ले जाएंगे। कहता है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों डायरेक्ट बना हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को प्रतिपादित किया है।
ये हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पहले अभी तक जो बताया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई फिर आ गया, फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। द्विकारक सिद्धांत का तो इसको दिया है किसने, स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बताया था कि किसी भी बुद्धि के क्या होते हैं, दो कारक हुआ करते हैं। कितने कारक होते हैं? दो कारक होते हैं। पहले कारक में हम लोग क्या किसको रखते हैं? सामान्य मानसिक बुद्धि वाले बालक को रखते हैं, सामान्य मानसिक बुद्धि वाले बालकों को हम रखा करते हैं। और दूसरे वाले में हम क्या किसको रखते हैं? विशिष्ट मानसिक योग्यता वाले बालकों को रखा करते हैं। पहले में समान मानसिक बुद्धि वाले, दूसरे में विशिष्ट मानसिक योग्यता वाले बालकों को रखा करते हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है, तो सही नहीं में दोस्तों आपका दोस्तों देखते हैं सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, फिर थॉर्नडाइक। बिल्कुल ये तो सही है। फिर है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बिल्कुल बीएफ स्किनर नहीं दिया है ये तो, ठीक है। उसके बाद तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, ये भी बिल्कुल पावलाव नहीं दिया है, सही है ये भी। देन चौथा है सीखने की समग्र सिद्धांत, तो सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि सीखने का जो समग्र सिद्धांत है ये है क्या? तो दोस्तों ये है आपके शिक्षा का दर्शन। जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये क्या है? शिक्षा का दर्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से किनका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर स्टार कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है दोस्तों वो कौन है? वो है आपके गॉल्टन। कौन है? गॉल्टन है। और इनका उद्देश्य क्या था गॉल्टन का? कि आनुवांशिकी और मानववादी का विकास करना है। किसका? हेरिडिटी और ह्यूमन पॉपुलेशन का डेवलपमेंट करना था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, डायरेक्ट निकलता हुआ क्वेश्चन है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो ग्रंथियों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व की जो चर्चा है दोस्तों, ये चर्चा आपके की है क्रेशमर ने। किसने किया है? क्रेशमर ने किया है। देन डायरेक्ट बना हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। और ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का। क्योंकि जो सृजनात्मकता होती है दोस्तों, सृजनात्मकता व्यक्ति की वो योग्यता हुआ करती है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन किया करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन है, मतलब न्यू है, मतलब कि वो ज्ञान जो पहले से ना जानता रहा हो, ठीक है दोस्तों। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर। कहता है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति का निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर आप लोगों के लिए यूपी टेट और सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटेट में भी आने के चांसेस रहते हैं इसके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की है। तो दोस्तों ये विद्रोह की जो भावना आती है ये आपके मध्य किशोरावस्था में आया करती है। किसमें आती है? मध्य किशोरावस्था में आती है। बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने बताया था कि विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में हुआ करती है। अच्छा, मध्य किशोरावस्था की आयु कितनी है? तो वो है 13 से 15 साल की। इसके बारे में मैंने इसमें आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की मैंने वीडियो आपको डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं उसको। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। अगर आपने उन वीडियो को देखा होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, और अगर नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा। दोबारा इसे सीडीपी आपको परेशान नहीं करेगी, ये हमारी गारंटी है। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है। और ये जो मध्य किशोरावस्था है, 13 से 15 साल की जो उम्र है, इसको हमने विद्रोह की भावना क्यों बोला है ये भी दोस्तों हमने अपने वीडियो में बता रखा है। तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग अवर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।